नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तब हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है और हम ये पहचान जाते हैं कि हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। ऐसा ही प्लांट्स की दुनिया में भी होता है, बस वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर प्लांट्स में भी किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आइए आज यही समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी को बालकनी है, यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह के फूल, सीज़न वाले सब्जियाँ और फल को ग्रो कर सकूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पौधे कभी अच्छे से बढ़वार उनमें नहीं हो रही है। वो जैसे फल लगने के समय में अच्छे से फल नहीं आ रहा है, फूल लगने के समय में फूल आ रहा है बट वो गिर जा रहा है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। अगर हम इन पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे कि इनकी कमी के क्या क्या लक्षण हैं और इसकी आपूर्ति कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने पौधों को सही समय पे सही पोषक तत्व प्रदान कर एक अच्छा फूल फल पौधे में हम ला सकते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि, विकास, फूल लगना, फल लगना, अतः उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्व में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जिसे हम प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की, जो कि हर एक पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनके वानस्पतिक विकास, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी आवश्यक है। यह पौधों में गहरा हरा रंग प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, पॉक चोई, लेट्यूस, इनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। ये हमारा एक पार्सले का पौधा है। इसमें हम देखेंगे कि ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं किया है और जो इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इस नाइट्रोजन की कमी जो सबसे पहले आती है वो पुराने पत्तों पर आती है। ये पुरानी पत्ती है, ये ऊपर की पत्ती जो नई पत्तियां हैं और ये पुरानी पत्ती है। इसकी सिम्टम सबसे पहले पुराने पत्तों पे आती है और येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। ये एक समान तरह से पीले होने शुरू हुए हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। इसी तरह हमारा ये पालक का पौधा है। इस पालक के पौधों में भी हम देख रहे हैं, ये जो पुराने पत्ते, नीचे के पत्ते, जड़ के पास से निकले हुए पत्ते हैं, ये पीलापन हो गया इसमें और ये पीलापन यूनिफॉर्म होता है। पूरा पत्ता पूरी तरह पीला पड़ गया है। इसमें नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है, इस वजह से ये पीला हो चुका है। NPK में अगला कंपोनेंट है फास्फोरस। फास्फोरस रूट ग्रोथ को गवर्न करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये रूट है, ये फास्फोरस इसकी वृद्धि में हेल्प करता है। ये फाइब्रस रूट और इसकी जो छोटी छोटी शिराएँ निकली हैं, सबके डेवलपमेंट में मदद करता है। जड़ फाइब्रस बनने से ये होता है कि जड़ मिट्टी में आराम से फैलते हैं और वहाँ से जो मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, वहाँ से उनको शोषित कर अपने पौधों में ट्रांसलोकेट करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास होती है। फास्फोरस का अगला कार्य, महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि ये पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। जब फास्फोरस की कमी रहती है हमारे पौधों में, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है और पौधे इस तरह से ये झुक जाते हैं, ये सीधा खड़ा नहीं हो पाते। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये पौधा एक तरफ से झुक गया है क्योंकि ये फास्फोरस इसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को हम लॉजिंग ऑफ प्लांट बोलते हैं। फास्फोरस पौधों के जड़ के विकास को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पौधों की ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होती है। इसका जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं, पौधों में पत्ते गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम, ये डार्क ग्रीन कलर के ये लीव्स हो गई हैं और जो ओल्डर लीव्स हैं, इस पे ब्रॉन्ज या पर्पल कलर के सिम्टम्स डेवलप होकर आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये पर्पल कलर के पत्तों में निशान आए हैं। ये दिखाता है कि इस पौधे में फास्फोरस की कमी हो गई है। ये एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा है। इसमें देखेंगे ये थोड़ा डल लग रहा है पौधा, लक्ष्यस ग्रीन भी नहीं है
और इस पे यहाँ पर पत्तों में ये पर्पल कलर के निशान नज़र आ रहे हैं इनकी शिराओं पे। यहाँ पर ये दर्शाता है कि इस पौधों में यहाँ पर फास्फोरस की कमी हो गई है। तीसरा पोषक तत्व पोटेशियम है। पोटेशियम की आवश्यकता भी पौधों को उतनी ही है जितनी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की है। यह मुख्य पोषक तत्व है। पोटेशियम का कार्य है स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करना। पौधों की निचली सतह पर, यहाँ पर हर एक पौधों में, चाहे ये पौधा हो चाहे ये पौधा हो, इसकी निचली सतह पर स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इससे पौधे सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और पौधों की कोशिकाओं में जो गैस बनते हैं, वायु बनते हैं, उनके आदान प्रदान में मदद करता है। इसलिए पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। पोटेशियम पानी की मात्रा को संतुलित करता है पौधों में, कि जैसे पानी एब्जॉर्ब किया प्लांट अपने मिट्टी से या कभी वातावरण से, और उसकी संतुलन को भी बनाए रखता है पोटेशियम। पोटेशियम का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है फूल और फल का विकास करना। पोटेशियम की डिफिशियंसी से जो पत्तियां होती हैं सिरे और टिप से, ये झुलसी हुई दिखाई देने लगती हैं। जो हमारा फूल होता है प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। फल जो लगते हैं वो छोटे लगते हैं, उनकी शेप जो आकार होती है वो डिफॉर्म होती है और प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। जैसा कि हम इस देख सकते हैं टमाटर के पौधे में, ये यहाँ पत्तियाँ बिल्कुल झुलसी हुई हैं, बिल्कुल डेवलप ही नहीं हुई हैं। यहाँ ये जो फ्रूट हैं ये बिल्कुल शेप सही नहीं है इनका, छोटे छोटे फ्रूट लगे। और एक मुख्य बात ये भी है कि जब भी पोटेशियम की डिफिशिएंसी होती है तो इसमें भी रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये पौधा किसी तरह के रोग से भी ग्रसित है। ये शिमला मिर्च में भी पोटेशियम की डिफिशिएंसी हो गई है, जो साफ दिखाई दे रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये पत्ती सिरे और मार्जिन से, टिप एंड मार्जिन से बिल्कुल झुलसी हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि ये इधर भी, इसमें भी पौधे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ है। इसके साथ साथ जो इसमें फल लगे हैं, ये शिमला मिर्च का फल लगा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है और इसकी शेप सही नहीं, डिफॉर्म शेप है। इसी तरीके से अगर हम एक हेल्दी पौधे की बात करूं तो ये दोनों शिमला मिर्च एक ही वक्त पे लगाया गया है, बट इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया। इसमें पोटेशियम की डिफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम डेवलप हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे, ये प्रॉपर ग्रीन कलर का है, इसमें फूल भी अच्छे से लगे हुए हैं और ये फल जो शिमला मिर्च है अपनी पूरी विकास हुई है, ये प्रॉपर शेप और साइज़ का डेवलप हुआ है ये, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रेशिया। ये ग्रो हुआ है, बट इसमें ये पत्तों के मार्जिन पे ये बर्निंग जैसी, जले जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। मुख्य पोषक तत्व में जो हम द्वितीय पोषक तत्व की बात करते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये भी रिलेटिवली हायर क्वांटिटी में पौधों को इसकी ज़रूरत होती है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी रूट है। कैल्शियम ये रूट टिप को एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये ग्रोथ बढ़ती है और मिट्टी में अपनी जगह बनाकर ये फैलना शुरू करती है। ये जो कोशिका, जो प्राथमिक हम जिसे कह सकते हैं कि ये संरचना है, इसकी कैल्शियम इसके संरचना का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो कि एक ढांचा प्रदान करता है कोशिका में। वो कोशिका उत्तक बन के एक पौधों की संरचना, किसी भी अंग का निर्माण करते हैं। द्वितीय पोषक तत्व में मैग्नीशियम, यह भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट होता है। ये क्लोरोफिल, ये हम देख रहे हैं पौधों में, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य पौधों में भोजन का निर्माण करना है। ये क्लोरोफिल की जो पिगमेंट होती है, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर
पौधों में भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला हमारा पोषक तत्व है जो कि मुख्य पोषक तत्व है सल्फर। फूल, फल एंड पत्तों में एरोमा, खुशबू, फ्रेगरेंस जो भी कहें, इसको क्रिएट करता है। कुछ खुशबू वाले पौधे होते हैं, जैसे ये स्वीट एलिसम है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये खुशबू सल्फर की वजह से आती है। ये रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। रूट नोड्यूल्स सभी दाल वाले पौधे, अरहर, चना, मूंग, उड़द और अन्य पौधों में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं, जो कि थोड़े से कम क्वांटिटी में पौधों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है पौधों के लिए। इसमें आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये सूक्ष्म पोषक तत्व अगर पौधों को प्रॉपर अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो पौधे अपनी जो होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाती है। इनके फ्लावर और फ्रूट भी अच्छे से नहीं निकलते हैं और इनके कहीं ना कहीं इनके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये फूल का पौधा हो, फल का पौधा हो, हमारे ऑर्नामेंटल हो, फोलिएज हो, अगर पोषक तत्व की कमी आती है तो ये इनके लक्षण सारे पौधों पे दिखाई देती है और इसे सही समय पर पहचानना और हमारे पौधों को एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान करना, संतुलित पोषक तत्व प्रदान करने से हम एक अपने जो हमारा गार्डन है उसमें हम हेल्दी प्लांट, खूबसूरत प्लांट और एक अच्छा हरा भरा फॉलिएज हम ले सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अब तक हमने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पहचाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए रेमेडीज क्या? मिट्टी से होती है, इससे सारे पोषक तत्व हमारे पौधों को प्राप्त हों, इसका ख्याल हमें मिट्टी बनाने वक्त ही रखना होता है। सॉइल फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल वह सॉइल होती है जो कि पौधों के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए सारे पोषक तत्व को प्रदान करे। जो हम अपने गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें मिट्टी के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी मिलाते हैं। एक भाग मिट्टी लेते हैं, एक भाग हम इसमें सैंड मिलाते हैं। अगर सैंड उपलब्ध ना हो तो हम उसकी जगह कोकोपीट या फिर सॉ डस्ट ले लेते हैं और एक भाग हम कंपोस्ट लेते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर, अदर फार्म यार्ड एनिमल के जो मैन्योर होते हैं, जैसे कि किसी भी फार्म एनिमल, बकरी की खाद हो गई, शिप की खाद हो गई, वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन मैन्योर में जैसे कि काउपी हो गया, अजोला हो गया, साल्विनिया हो गया। काउपी ये दाल वाले पौधे होते हैं, इसे हम गमले में उगाते हैं और इसके साथ साथ ग्रीन मैन्योरिंग के लिए मिलाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और पोषक तत्वों को प्रदान कराने वाले तत्व हम मिलाते हैं, जैसे कि सरसों की खली, यह नाइट्रोजन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके बाद ये है यहाँ पर नीम खली,
ये भी नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ कैल्शियम के सोर्स के लिए ये एगशेल है। एगशेल जो अंडे की छिलकी होते हैं उनका हम पाउडर बनाकर इसमें हम मिक्स करते हैं सॉइल में। और ये बोन मील है। बोन मील फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। हम अपनी मिट्टी को तैयार करने के लिए एक भाग मिट्टी लिया, ये एक भाग कोकोपीट लिया। कोकोपीट जो सैंड का रिप्लेसमेंट है। ये एक भाग वर्मी कंपोस्ट लिया। इसके साथ साथ हम सरसों की खली 1 हैंडफुल, नीम की खली 1 हैंडफुल। ये 1 हैंडफुल 25 ग्राम मात्रा के बराबर होता है। इसमें 1 चम्मच बोन मील लेते हैं और 1 चम्मच हम ये एगशेल। ये जो हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं इसको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद इसमें हम ये एक्वेटिक प्लांट है साल्विनिया, ये भी डाल सकते हैं। ये ग्रीन मैन्योर के साथ साथ ये नाइट्रोजन को भी प्रोवाइड कराता है। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। इस तैयार मिट्टी को हम 3 से 4 दिन तक यूं ही रख देंगे ताकि इसमें जो गैसेस बनती हैं वो सेटल हो जाए। ये हमारी 3 दिन के बाद ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें हम बीज भी लगा सकते हैं और कोई पौधा भी लगा सकते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे, पोषक तत्व से भरपूर रहे। इसके लिए हम बीज लगाते हैं उसको भी हम NPK से ट्रीट करते हैं और सीडलिंग को भी NPK से ट्रीट करते हैं। एक बायो NPK फॉर्मुलेशन आती है। ये बैक्टीरिया, फॉस्फोरस और पोटेशियम को प्रोवाइड करने वाली फॉर्मुलेशन है। इसके ट्रीटमेंट के बाद जब हम अपने पौधे को लगाते हैं, बीज को लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसको बड़ी आसानी से मिल जाता है। जैसे कि ये बीज है, सीड ट्रीटमेंट के लिए हम 1:9 का रेशियो रखते हैं। जैसे कि इसमें हमने 2 ml बायो NPK के साथ हम 18 ml पानी लेते हैं। ये पानी को मेजर करने के लिए हम बड़ी सिरिंज लेंगे जो कि 20 ml की है। यहाँ से इसमें हम लगभग 18 ml या फिर 20 ml भी पानी ले सकते हैं। ये लेने के बाद इसको हम सीड में डालेंगे और सीड को आधे घंटे तक इसमें डिप करने के बाद आधे घंटे तक इसको हम शेड में रखेंगे। इसी तरीके से जो हमारी सीडलिंग होती है, सीडलिंग के लिए जो हमारी अनुपात होती है वो 1:4। इसके लिए जैसे हमने 5 ml बायो NPK लिया, इसके लिए हमें 20 ml पानी लेनी होती है। ये लेने के बाद इसे एक फॉर्मुलेशन को हमने किसी कंटेनर में डालते हैं और ये रूट को डिप करते हैं लगभग आधे घंटे के तक। आधे घंटे के बाद इस सॉल्यूशन में जो ये रूट तैयार हो जाती है डिप की हुई है, ये रोपने के लिए तैयार हो जाती है। पौधों में पोषक तत्व की आवश्यकता उनकी पूरी जीवन प्रक्रिया तक होती है और इसे हम पौधे लगाने के बाद भी हमें पोषक तत्व को प्रदान करना है। इसके लिए हम जैसे कि बायो NPK इसे भी हम डाल सकते हैं 15-15 दिन की फ्रीक्वेंसी पे। इसके लिए 2 मिलीलीटर बायो NPK को हम 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। ये फोलियर एप्लीकेशन का एक एडवांटेज ये है कि इसमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट पत्तों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और अगर यही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ सॉइल में डालते हैं इरिगेशन वाटर के साथ, तो इस मेथड को हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगर सॉलिड फर्टिलाइज़र है तो इसकी एप्लीकेशन हम ब्रॉडकास्टिंग और प्लेसमेंट से करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में ये इसको हम स्प्रेड करते हैं पॉट के चारों तरफ और प्लेसमेंट में ये सॉलिड फर्टिलाइज़र को हम एक जगह रखते हैं और इसकी दूरी पौधों से बनी रहेगी। इस प्रक्रिया को हम प्लेसमेंट कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होती है तो पौधों में प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी नहीं होती है। इसे बनाने के लिए
ये 5 लीटर हमने वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ले लिया है। ये दाल और जो हमने ये ऑयल वाले ऑयल सीड सरसों लिए हैं, इसका पाउडर बन गया है, फाइन पाउडर। इसे हम जो 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल है इसमें हम डालेंगे। ये जो हमने कील ली है कुछ, इस कील को भी इसमें हम घोल में डालेंगे। ये कॉपर की वायर, जो कि कॉपर का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसमें घुलकर कॉपर आ जाती है। और ये सेल बैटरी, ये जिंक को प्रोवाइड करने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसे भी हम इस घोल में डालेंगे। ये ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 दिनों के बाद उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। इसे हम निकाल कर उपयोग करेंगे 1:10 के रेशियो में, यानी कि 1 भाग हम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, ये घोल लेते हैं, उसमें 10 भाग पानी मिलाते हैं और बड़ी आसानी से इसको बहुत दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे में कुछ कमी आती है तो पत्तियां अपने आप, पौधा अपने आप इसको बोलता है, लेकिन सही समय पर हम पहचान नहीं पाते हैं। तो सही समय पर पहचान कर इसके उपचार को, इसके पोषक तत्व को प्रदान कर हम अपने बालकनी में भी सब्जी उगा सकते हैं, सीज़न वाले फ्लावर ले सकते हैं, फोलिएज को ग्रो कर सकते हैं और फल को भी उगा सकते हैं। कुछ हद तक अपने घर में लगे प्लांट्स के डॉक्टर्स तो बन ही गए हैं और उम्मीद भी यही है कि अब हम उनकी सेहत का ख्याल और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।